हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज, और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन के बारे में, जिसने एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा रिलीज किया है आज से करीब 5-6 मंथ पहले। ये एक तरह का अटेम्प्ट है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को फाइंड करने का हमारी गैलेक्सी में, और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी तक हमने ज़्यादा कुछ डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ भी है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी के द्वारा किया गया अब तक का सबसे बिगेस्ट अटेम्प्ट है किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को फाइंड करने का, और ये बेस्ड है उन टेक्निक में जिसमें डिफरेंट रेडियो सिग्नल्स को कैच करके उसको प्रोसेस किया जाता है, और सिंपली कहूँ तो उसको सुना जाता है, जो कि हमारी गैलेक्सीज में प्रेजेंट है, और फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है या नहीं। और कुछ सालों से प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन एक मेजर ऑब्जर्वेशन सिस्टम बन गया है जो कि कोशिश कर रहा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को फाइंड करने की हमारे आउटर स्पेस में। और जो इंटरेस्टिंग बात है इस प्रोजेक्ट को लेके वो ये कि ये प्रोजेक्ट प्राइवेटली फंडेड है, स्पेशली बाय रशियन बॉर्न अमेरिकन एंटरप्रेन्योर यूरी मिलनर और उनकी वाइफ जूलिया मिलनर से। और इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अब तक $100 मिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, ताकि एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर सके ह्यूमंस के लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को फाइंड कर सके और ये पता लगा सके कि क्या हम हमारी गैलेक्सी में अकेले हैं। सो इन अ नटशेल यही है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्राइवेटली फंडेड है तो इसके बारे में पहले हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने न्यू अपडेट रिलीज़ किया है और अब ये कम्प्लीटली ओपन है सभी के लिए। अब आप भी इनकी वेबसाइट पे जाके सारा डेटा देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो डेटा इन्होंने रिलीज़ किया है वो रफली अराउंड 2 पेंटाबाइट है, जो कि इक्विवेलेंट है 2000 टेराबाइट्स, और 1 टेराबाइट्स में अप्रॉक्स 1000 GB होता है। सो ये एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा है जो उन्होंने रिलीज़ किया है, और ये डेटा प्रोसेस नहीं है, मीन्स इसे अभी तक चेक नहीं किया गया है। दूसरे शब्द में कहूँ तो ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो किया गया है हमारे सेंटर ऑफ गैलेक्सी को सुन के, और हो सकता है कि कुछ में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का सिग्नल हो, बट हम अभी इसके बारे में नहीं जानते कि क्या कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये डेटा अभी तक प्रोसेस नहीं है। और इसीलिए इस फाउंडेशन ने ये डिसाइड किया है कि इसको सभी के लिए ओपन कर दिया जाए, ताकि कोई भी इस डेटा को यूज कर सके। हालांकि इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ये खुद से कर पाए विदाउट एनी एक्चुअल फॉर्मल ट्रेनिंग इन एनी यूनिवर्सिटी। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें सिटीजन साइंटिस्ट कहते हैं, वो ये अपने फ्री टाइम में कर भी रहे हैं स्पेसिफिक रिसोर्सेज का यूज़ करके बर्कली सिटी यूनिवर्सिटी से। और जो भी डेटा ये ले रहे हैं वो एक फॉर्म के थ्रू, जो कि अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और ये जो गैलेक्टिक सर्वे किया गया है वो फोकस है एक स्पेसिफिक एरिया पे, जहां हम सोचते हैं कि हाईएस्ट चांसेस हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स के, और ये एरिया है गैलेक्टिक सेंटर, जहां पे स्टार्स डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और बाकी सभी नेसेसरी मैटर। एक एरिया जहां शायद कुछ चल रहा है और कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो स्पेसिफिक एरिया का जो आइडिया है वो बेस्ड है जिसे कहते हैं शेलिंग पॉइंट और फोकल पॉइंट, जो कि प्रपोज किया गया था थॉमस शेलिंग के द्वारा, जो कि फेमस है गेम डेवलपिंग थ्योरीज और इकोनॉमिक रिलेटेड थ्योरीज के लिए। और उसी में से एक है फोकल पॉइंट, जिसको शेलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और ये रिफर करती है एक आइडिया को जो कहती है कि जो वेरियस एलियन स्पीसीज हैं हमारी गैलेक्सी में, लेकिन वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और अगर हमको किसी से कम्युनिकेट करना है लेकिन हम उनको देख भी नहीं सकते, तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ, और हमें एक पोटेंशियल वे फाइंड करना पड़ेगा साथ में विदाउट ट्रू कम्युनिकेशन। थॉमस शेलिंग ने इसे एक वार एनालॉग और इंटीग्रेटिंग गेम थ्योरीज के आइडियाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे पीपल या एलियंस चीज़ों को साथ में कर सकते हैं बिना एक्चुअली में कम्युनिकेट किए। एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं कि हमें अगर किसी से कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीका ढूंढना है जिसमें हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनानी होंगी जहाँ पे हम ये जानते हों कि वो भी वही करेंगे जो हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं रेडियो वेव से, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि सम काइंड ऑफ एलियन की भी सुपर इंटेलिजेंट स्पीसीज भी रेडियो वेव्स का कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकती है कम्युनिकेशंस के लिए। और एक और एग्जाम्पल लें तो ऐसा कोई ना कोई एरिया होगा गैलेक्सी में जहाँ सभी इंटेलिजेंट स्पीसीज एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी।
इसको आप एक मार्केट की तरह सोच सकते हैं जहां सभी आते हों और सभी तरह के ट्रेड्स एंड ऑल करते हों। अब सवाल ये बनता है कि ये एरिया कहाँ होगा। हम अगर शेलिंग थ्योरी को अप्लाई करें तो ये एरिया बिल्कुल अपने गैलेक्सी के सेंटर में या सेंटर के ही आसपास होगा, और वो एरिया हमारे और एलियंस और अदर स्पीसीज के लिए रिलेटिवली सेफ होगा सर्वाइविंग के लिए, और किसी रेडिएशन से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और क्योंकि ये एरिया बहुत रिच होगा एनर्जी में, सो एनर्जी हार्वेस्टिंग का पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा होगा इस एरिया में, और कम्युनिकेशंस के लिए भी काफ़ी परफेक्ट लोकेशन होगी, और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए भी और न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए भी। हमारे केस में हम ये तो नहीं सोचते कि वहाँ पे कोई एक्चुअल मार्केट होगा, पर वहाँ पे बहुत से कम्युनिकेटिंग रेडिएशंस होंगे जो कि सिग्नल सेंड कर रहे होंगे। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट हो जाएं, अगर ये अज्यूम करके चलें कि वो भी वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे हम सोच रहे हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने सेंटर ऑफ गैलेक्सी को सुनने की कोशिश की, मींस सिग्नल कैच करने की कोशिश की कुछ सालों तक, और फिर सारा डेटा सभी के लिए अवेलेबल कर दिया ताकि कोई भी इसको अपनी विलिंग से एनालाइज कर सके। और क्योंकि बहुत सारा डेटा है प्रोसेस करने को और रिसर्चर्स काफ़ी कम, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लास्ट 2 ईयर्स में सिटीजन साइंटिस्ट काफ़ी एडवांस हो गया है, और एक्चुअली में काफ़ी एमेच्योर साइंटिस्ट एंड एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने उन चीज़ों को डिस्कवर किया है जो साइंटिस्ट भी फाइंड नहीं कर पाए, जैसे सेकेंड एवर इंटरस्टेलर कॉमेट जिसको कहते हैं कॉमन बोरिसोव, जिसको एक एमेच्योर साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया था। एंड फेमस डेमन स्टार भी टेक्निकली डिस्कवर किया गया था सिटीजन साइंटिस्ट से। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक अगेन, पहले ये जो सर्वे किया गया था उसमें फोकस सिर्फ 1 से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे था, पर अब 12 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक एक्सटेंड कर दिया है, जिसने हमें और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करने का मौका दिया। और इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज हम अर्थ पे भी यूज़ करते हैं और सैटेलाइट्स पे भी, और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को शेलिंग पॉइंट्स कहते हैं। भले ही इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस एलियन कम्युनिकेशन को फाइंड करने का है, पर इस डेटा को हम और कुछ ऐसी एनोमलीज और मिस्ट्रीज को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि शायद वहाँ पे प्रेजेंट हो, और हम इन फेनोमेनन्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जैसे FRBs मतलब फास्ट रेडियो बस्ट, जो कि एक तरह का रेडियो सिग्नल है जो कि एक पल्स की तरह सिग्नल करता है और सिर्फ कुछ समय के लिए, और हम ये FRBs को बहुत बार डिटेक्ट भी कर चुके हैं। इसी तरह का एक FRB डिटेक्ट किया गया था कैनेडियन टेलीस्कोप पेंटिंगटन BC के द्वारा, और इन FRB रेडियो सिग्नल्स को जब साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया गया तो वो कुछ ऐसा सुनाई दिया। और इन FRBs में सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक रिदमिक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, मतलब इन FRBs के सिग्नल 4 डेज तक डिटेक्ट होते हैं, फिर 12 डेज तक साइलेंट हो जाते हैं, फिर से 4 डेज तक डिटेक्ट होते हैं और फिर से साइलेंट हो जाते हैं, और ये साइकिल रिपीट होती है एवरी 16.3 डेज तक एक रिदमिक पैटर्न में। पर हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये क्या है और कहाँ से आ रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि ये एक हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल प्रोसेस है जो कि मे बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ये है कि आज से करीब 5 से 10 साल पहले हम सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी SETI के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, पर उस समय डेटा बहुत कम था प्रोसेस के लिए। पर अब सिचुएशन बहुत अपोजिट है। अब हमारे पास काफ़ी डेटा है, पर अनफॉर्चुनेटली नॉट इनफ रिसर्चर्स जो कि डेटा का एनालिसिस कर सके। और मे भी शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि करीब 10 से 15 साल पहले अगर आप मेरी तरह कॉस्मोस लवर होगे तो आप जानते होगे कि एक शो आता था X-File करके एलियंस के ऊपर, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे वो डिसअपीयर हुआ लोगों का इंटरेस्ट भी चला गया, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ हम समझने लगे कि SETI इतना आसान भी नहीं है। खैर ये मेरा सिर्फ एक एजम्पशन ही है, रीजन कुछ और भी हो सकता है। और अब जब ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है तो आई थिंक बहुत से लोग इसको ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 5 to 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है और काफ़ी लोग इसे ज्वाइन भी हो चुके हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक कुछ डिटेक्ट नहीं किया है। हालांकि इसी से रिलेटेड एक और स्टडी में हमने स्टार का एनालिसिस किया जो कि लोकेटेड है अर्थ ट्रांजिट जोन में। अर्थ ट्रांजिट जोन का मतलब है वो सभी स्टार्स जो हमारे अर्थ को देख सके सन के अराउंड रोटेट करते हुए, ताकि एलियंस हमारे प्लेनेट को देख सके। और हम भी इसी तरह से एक्सोप्लैनेट्स की सर्च करते हैं जैसे हमने केपलर की है। खैर हमने अर्थ ट्रांजिट जोन से आ रहे 3 to 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एनालाइज किया और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही पोटेंशियल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जो कि किसी एलियन का हो सकता था। बट फर्दर स्टडी से हमने ये पाया कि ये अर्थ का ही एक सैटेलाइट सिग्नल था, किसी एलियन का नहीं, और इसीलिए अभी हमें इन डाटा को और प्रोसेस करते रहना होगा। अर्थ ट्रांजिट जोन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन की सर्च के लिए, क्योंकि एलियंस भी उन्हीं प्लैनेट्स को सिग्नल सेंड कर पाएंगे जिन्हें वो देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस प्रोजेक्ट के किसी डेटा ने ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन हमने अभी तक एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही एनालाइज किया है, और क्योंकि एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट है तो शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स डिटेक्ट हो जाएं, क्या पता।
और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हम कुछ नए फिनोमिनन्स को तो ज़रूर डिस्कवर कर लेंगे जो अभी तक नोन नहीं है। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि सेटी और भी काफ़ी न्यू कंपोनेंट्स ऐड कर रही है अपने टेलीस्कोप में, जो कि इसको अलाउ करेगी और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने में एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन मिशन में ही। और इसीलिए अगले 5 से 10 साल तक हम इतना सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि हमें और बहुत से रिसर्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, और आप जैसे एमेच्योर साइंटिस्ट की भी। नॉर्मली सभी एक्सपेरिमेंट से अलग इसमें एक नॉर्मल पर्सन भी कुछ नया डिस्कवर कर सकता है, क्योंकि ये डाटा ओपनली अवेलेबल है सभी के लिए, और इसीलिए सच में ये आप भी हो सकते हो। सो गो एंड ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। सो ऑन दैट नोट मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर इसमें कोई नया अपडेट आता है तो हम शायद इसके बारे में फिर से बात करें। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से भी अपडेट रह सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर हमसे पहले एलियंस ने हमें ढूंढ लिया तो ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरे रिसर्च अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने कॉस्मोस लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।